गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. Am I properly audible and visible? Good evening, welcome to the session. Welcome to this 10th session of Complete Evolution. Emotion 3.0 में Evolution, that is your 11 number unit from the CSIR syllabus is going on. और रेगुलर क्लासेस चल रही है शाम को 5 बजे. सो वेलकम. यस, गुड इवनिंग नीलोफर, गुड इवनिंग नीतू, विवेक, रमशिला, पूजा. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? यस, गुड इवनिंग नीलू, मनीषा, पूजा, राजविका, पूजा, मनीषा, रेखा, सभी को गुड इवनिंग. सैंतनी, आकांक्षा, एवरीवन गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सचिन, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग. कैसे हो सभी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? गुड इवनिंग अंशुल, अभिषेक, विवेक, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. सो वेलकम टू द सेशन. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट. और जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. और इन कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स को इजी करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दी जेनेटिक ड्रिफ्ट. कल का लेक्चर जिसमें हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोगों ने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ा था. अब हार्डी-विनबर्ग ने कुछ अजम्पशंस दिए थे. उन अजम्पशंस के अंदर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक अजम्पशन था कि ये नहीं होना चाहिए. अलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी तरीके से चेंज नहीं होनी चाहिए. तो ये अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी वो हम आज के लेक्चर में और टुमारो कल शाम को 5 बजे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सभी लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. जो भी नए स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख रहे हैं प्लीज एक बार बाकी लेक्चर्स को भी रेफर कीजिएगा. आज का लेक्चर जरूर देखिए, देन अगेन अदर लेक्चर्स को भी जरूर रेफर कीजिएगा. सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन. वेलकम टू दिस 10th लेक्चर ऑफ कंप्लीट एवोल्यूशन. बिल्कुल, गुड इवनिंग. अरे वाह, हरमाइनी भी आई है, हरमाइनी ग्रेंजर्स भी है क्लास में. सो गुड इवनिंग एवरीवन. जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए. स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. कल के सेशन में आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आज के सेशन के एंड में जरूर आपके डाउट्स लेंगे. और आज के सेशन के भी डाउट्स आज हम लोग क्लास के अंदर कवर करेंगे. आज मैं आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूं. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. एंड कल के जो क्वेश्चंस थे होमवर्क वाले, आई होप सभी बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे. क्लियरली सबने आंसर्स सॉल्व कर लिए होंगे, सभी के आंसर्स आ गए होंगे. एक कमेंट मैंने पढ़ा था, एक स्टूडेंट ने था कि सर प्लीज हार्डी-विनबर्ग के अजम्पशंस को प्लीज थोड़ा सा एक बार बताइएगा कि रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से हम लोग इन चीजों का यूज किया है. बेसिकली जब हम लोग इतने अजम्पशंस दे रहे हैं, ऐसी कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उसका काम क्या है? बेसिकली हार्डी-विनबर्ग कहाँ काम आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर एक कमेंट में मैंने पढ़ा था क्योंकि मैंने पूछा था ना कि कोई आपको रिक्वायरमेंट हो, कुछ आप चाहते हो नए सेशन के अंदर तो जरूर बताइएगा. तो वो चीज आपकी कल के लेक्चर के जो एंड होगा वहां पर आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगी. क्योंकि हम लोग पहले एक बार अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, सारी अजम्पशंस को भी हम कवर करेंगे, माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड ऑल्सो आज की क्लास में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट करने वाले हैं. तो इन सभी को जब हम कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको पक्का अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों हम लोग हार्डी-विनबर्ग को ही यूज कर रहे हैं और इसका इतना रोल क्या रोल है बेसिकली. सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन. स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट. सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए. चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. CSIR NET 2024 के एक्सक्लूसिव कोर्सेस मंडे से स्टार्ट हो चुके हैं सेशन लाइव और अभी 30% ऑफ है. नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 11th ऑफ मार्च. द कूपन कोड इज IFAS30. ड्यूरेशंस आप देख सकते हैं. ऑल्सो यही बैचेस के भी रिकॉर्डेड कोर्स भी है, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स भी है. ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल है. राइट, सो तीनों के लिए ही आपका IFAS 30 है.
कूपन कोड एंड बार को CES एग्जामिनेशन आज के दिन में 7 PM को सभी बच्चों को ज्वाइन करना है फॉर द कौन बनेगा बार्क साइंटिस्ट। इस सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं सभी बच्चे आएंगे, प्रॉमिस करो मेरे से, सभी स्टूडेंट 7 बजे आएंगे। 7 बजे अपन लोग खेलेंगे कौन बनेगा बार्क साइंटिस्ट। और इस सेशन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट सभी डील करेंगे रिलेटेड टू द बार्क साइंटिस्ट, रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। तो अभी इसकी टेस्ट सीरीज इट इज एट जस्ट 1 रुपी, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर अवेल कर लीजिएगा, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। एग्जाम होने से पहले तो आप लोग इस क्वेश्चंस को पक्का सॉल्व कर देना, उसके बाद में पेपर देने जाना, आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। DBT भी आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2024 का एक्सक्लूसिव कोर्सेज है। देयर इज वन टेस्ट सीरीज एंड देयर इज दिस वन रिकॉर्डेड कोर्स। दोनों पे ही IFAS 30 आप यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 30% ऑफ। चलिए तो स्टार्ट करें सेशन आज का ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। हेलो कोमल, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग मला। पढ़ा नहीं है क्वेश्चंस कैसे होगा मला? देखिए आप सेशन ज्वाइन कीजिए, आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो मैं एक्सप्लेन करने को हूं ना। आपके कौन बनेगा बार्क साइंटिस्ट के अंदर एक एक्सपर्ट एडवाइस होगी, उसमें एक्सपर्ट की तरह मैं आपके सामने रहूंगा। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, अपने समझाएंगे, डोंट वरी। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग शिवानी, परवेश, राधिका, सभी के लिए गुड इवनिंग। स्टार्ट करें सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं बेसिकली? सो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। आफ्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट इस अलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। उसके अलावा भी कई सारे हम लोग टॉपिक देखेंगे, इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, वी विल डील द प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी से जेनेटिक अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और साथ में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑल्सो कौन है ये जनाब, कौन है ये सज्जन? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कौन है ये सज्जन। ये हैं सीवल राइट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ही वॉज द फाउंडर एंड ही वॉज द पर्सन जिन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का फिनोमिनन दिया था। तो इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर बहुत वर्क किया। ये जो जनाब है इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में खूब वर्क किया। इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर कई सारे नए फॉर्मूलाज दिए। इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर कई सारी डिस्कवरीज की। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये सीवल राइट। इन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी दिया था। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इनके मदर एंड फादर दे वर दी फर्स्ट कजन्स, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। जब क्लोजली रिलेटेड पर्सन्स की मैरिज होती है तो वहां से इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इन्होंने निकाला था। उन सभी की डिस्कवरी की थी इन सीवल राइट ने ही। और ऑल्सो इन्होंने एक बहुत अच्छा फिनोमिनन दिया जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलो बच्चों, तो ये थे सीवल राइट, और सीवल राइट ने अपने रिसर्च पेपर में कुछ इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट को मेंशन किया था। एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरीके से इनका रिसर्च पेपर था, और रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे ही बताया था कि जेनेटिक जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसमें अलील की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होती है। सो यहां पे माउंट अपॉर्चुनिटी, माउंट टॉरी और माउंट रिस्की, इस तरीके से इन्होंने 3 माउंटेन्स बताए थे, और बताया था कि जो ओशियन है वो एक तरीके से लीथल लिमिट है जहां पर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। और बेसिकली इन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया कि एक लार्ज पॉपुलेशन है विच इज वेरी सेंसिटिव टू पॉपुलेशन प्रेशर इज नैरोली कन्फाइंड टू एन एडेप्टिव पीक, और वो एडेप्टिव पीक है यहां पर माउंट टॉरी। अ स्पीशीज ब्रोकन अप इनटू मैनी सेपरेट स्मॉल ब्रीडिंग पॉपुलेशंस is much less responsible to the natural selection, to the selection pressures. Its population will wander widely from their adaptive peak, which is Mount Risky, some to perish, some perhaps to find the way to new adaptive peaks like Mount Opportunity. As before, the water represent the threatening natural
सिलेक्शन। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स ने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा भी है, उन दोनों ही स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो अब हम करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से हम लोग इस इमेज के ऊपर आएंगे जो सिविल राइट ने अपने पेपर में पब्लिश की थी, एंड देन हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि आप और मैं हम लोग इस चीज को ठीक से समझ पाते हैं कि नहीं। चलिए, सो पॉपुलेशन के बारे में हमने कल बात की थी कि पॉपुलेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक कॉमन जीन पूल को ये शेयर करते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन। हार्डी विनबर्ग ने पॉपुलेशन जो ली थी, वो पॉपुलेशन ली थी इन्होंने काफी लार्ज पॉपुलेशन, और उन्होंने कहा कि जो ये सभी जीनोटाइप है एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, डिफरेंट जीनोटाइप, इन सबको हम कंबाइन फॉर्म के अंदर एक जीन पूल का दर्जा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये एक तरीके का जीन पूल है। देन हमने हार्डी विनबर्ग ने कहा कि यहां पर कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में उसमें अंदर कहीं पर भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। तो उनमें से एक अजम्पशन जो कि जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, वो एक अजम्पशन था कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन, कल की क्लास में याद है सभी को ये डायग्राम, यहां से हम लोग गए आफ्टर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्टिंग के बाद में कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो अल्बिनो माउस है और एक थोड़ा डार्क कलर का माउस है, ये तो चेंज हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन में। ओरिजिनल पॉपुलेशन में इस जीन की फ्रीक्वेंसी के साथ में ये नहीं प्रेजेंट थे। यहां पर तो अलील की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन जैसे ही ड्रिफ्ट हुआ मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये चेंजेस कैसे हुए, क्यों होते हैं ये चेंजेस? हार्डी विनबर्ग ने साफ साफ बोला था, हार्डी विनबर्ग ने अजम्पशंस दिए थे कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कि उन्होंने कहा कि भाई लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलील की फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी, नॉट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों हम स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को नहीं कैलकुलेट कर सकते? अगर आप लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने देखा इंडिया के अंदर 1.5 बिलियन पीपल है, जिसमें तमाम तरीके के जीनोटाइप प्रेजेंट है। उन तमाम जितने भी जीनोटाइप प्रेजेंट है, आप लोग एक छोटी पॉपुलेशन लेते हो, आप लेते हो एक पॉपुलेशन जिसमें मेंबर्स बहुत कम है। आपने पॉपुलेशन ली एक ऐसे स्टेट की, सपोज आपने पॉपुलेशन ली गोवा की, पॉपुलेशन बहुत कम है। उस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या सभी अलील आ पाएंगे उसमें? सारे अलील्स तो उसमें नहीं आ पाएंगे। एक सेंसस जब हम देखते हैं, जिस सेंसस के अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन है और उस लार्ज पॉपुलेशन का भी हम लोग एक पार्ट लेते हैं सैंपलिंग के लिए, सैंपल करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, देन यूपी लेंगे तो कम नहीं होगा, उसमें ऑलमोस्ट आ जाएंगे सारी अलील की फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर हम लोगों ने एक सैंपल लिया, तो सैंपल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मेंबर्स तो आए जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे, पर इसके अंदर इनकी जो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर है वो बेसिकली रेशियो में हम लोग देखें तो वो कंप्लीटली जो लार्ज सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है उसके साथ में नहीं आएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्या बात है। देखो पॉइंटर्स देखिए आप, एक एक पॉइंटर को पढ़ते हैं हम लोग। हार्डी विनबर्ग ने अज्यूम किया, हार्डी विनबर्ग ने अजम्पशंस दिए कि जो रैंडम मेटिंग होगी वो एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन का हम लोग कंसीडर करेंगे। इसका मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन है, यहां पर रेनडियर्स की एक लार्ज पॉपुलेशन है, रेनडियर्स के अंदर अलग अलग तरीके के जीनोटाइप है, सारे ही रेनडियर्स आपस में जब रैंडम मेटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ में मेट करेंगे, रैंडमली सभी एक दूसरे के साथ में मेट करेंगे, तो जितने भी जीनोटाइप है, जितने भी अलील प्रेजेंट है उसके अंदर
हर एक जीन के साथ में जितने भी अलील प्रेजेंट है वो आपस में मिक्स होते रहेंगे इक्वल प्रोपोर्शंस में। तो ओवरऑल वहां पर मिक्सिंग होती रहेगी। कहीं पर भी कोई एक स्मॉल पॉपुलेशन इसमें से अगर क्रिएट होती है, आपस में इंटरब्रीडिंग करती है, तो वो मेन पॉपुलेशन से अलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आने लग जाएगा। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कैसे होती है वो भी देखेंगे। तो ओनली व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट, व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट, द गैमीट्स कैरी जीन्स दैट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंटल जीन पूल। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो तमाम सभी तरीके के अलील्स है वो गैमीट्स के अंदर ट्रांसफर होंगे, और वो गैमीट्स किसी भी तरीके से ओवम के साथ में फ्यूज होते हैं। गैमीट मींस दोनों गैमीट, स्पर्म एंड ओवम, जब वो आपस में फ्यूज होंगे तो उसी पूरी पॉपुलेशन के अंदर सभी तरीके के गैमीट्स होंगे और उनके बीच में फ्यूजन होगा। तो ओवरऑल तो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। नाउ अगर सैंपल हम ले ले छोटा सा, द स्मॉलर द गैमेटिक सैंपल, इन गैमीट्स का सैंपल स्मॉल ले ले, द ग्रेटर द चांस दैट इट्स कंपोजिशन विल डेविएट फ्रॉम दैट ऑफ एंटायर जीन पूल। इसी पॉपुलेशन में से, इन्हीं रेनडियर की पॉपुलेशन में से मैं एक सैंपलिंग लेता हूं, मुझे यहां पर अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इस पूरी पॉपुलेशन का एक साथ में अलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, मैं देखूं यहां पर सारे रेनडियर्स है, इनके पास में कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, बहुत सारे तरीके से डिफरेंट अलील प्रेजेंट है। अगर मैं पूरी पॉपुलेशन के सारे अलील्स को कैलकुलेट करता हूं, सारी पॉपुलेशन के साथ में डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास एक प्रॉपर तरीके से आंसर आएगा। लेकिन मैंने इन्हीं रेनडियर में से 10 रेनडियर अलग ले लिए। उन 10 रेनडियर को जो मैंने अलग लिया है, इनके पास में जो अलील है, अब मैं इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूं। तो जब मैं इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें जो गैमीट्स बन रहे हैं डिफरेंट अलील के साथ में, हो सकता है कि उनमें से कई सारे अलील इन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में ना हो। और जब मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ अलील से, तो ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है इसके साथ में डिवीजन करने पर अलील की फ्रीक्वेंसी तो अलग आ सकती है। पर हम नहीं चाहते हैं कि अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर आंसर मिले, ताकि इस पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसी हम लोग ठीक से कैलकुलेट कर पाए। तो वो तभी हो पाएगा जब हमारा सैंपलिंग प्रॉपर तरीके से एक लार्ज पॉपुलेशन में होगा। एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग अलील फ्रीक्वेंसी नहीं कैलकुलेट कर सकते। रीजन रहता है यहां पर कि यहां पर एक तरीके का डेविएशन देखने को मिलेगा। डेविएशन आप लोग बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि मेन जो मेरा आंसर आना चाहिए उससे किसी सैंपलिंग एरर की वजह से, वैसे ये सैंपलिंग एरर ही हुआ, ये तो सैंपल का एरर ही हुआ। मुझे तो पूरी पॉपुलेशन, रेनडियर की पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आलस कर लिया, ठीक है ना, कि यहां तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है, सारों की सैंपलिंग तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने यहां से 10 ले लिए, ठीक है ना, 10 की सैंपलिंग करी। अगर मैं पूरे यहां पर मान लो 10,000 है, 10,000 में से मैंने 10 की सैंपलिंग करी, तो बट ऑब्वियस तो सैंपल का एरर हो गया कि मैंने प्रॉपर सैंपल ही नहीं लिए। और अगर सैंपलिंग एरर होगा तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का अलील की फ्रीक्वेंसी है उससे इस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी। करेक्ट, समझ में आई बात? सो सैंपलिंग एरर अक्कर होगा जब कभी भी गैमीट्स, सैंपलिंग एरर होगा जब हम लोग एक स्मॉल पॉपुलेशन को लेंगे, व्हेन स्मॉल पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड, ठीक है, व्हेन स्मॉल पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, समझ सकते हो आप लोग, अब तो समझ ही गए होंगे, है ना, समझ रहे हो, वेरी गुड। सो बहुत से ऑर्गेनिजम्स है, मैनी ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, जैसे कि हम लोग भी लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ गैमीट्स इन केस ऑफ मेल बेसिकली, बट फिर भी हम लोग लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो लिमिटेड नंबर ऑफ गैमीट्स है जो कि आपस में प्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंडिविजुअल्स को बनाएंगे। करेक्ट, देन चांसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, द चांसेस इन्फ्लुएंसेस विच अलील आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड सैंपल एंड इन द वे सैंपलिंग एरर में लीड टू चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी which is called as genetic drift।
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा ऐसे कि लार्ज पॉपुलेशन है, उनमें ज्यादातर पॉपुलेशन की डेथ हो जाए और उसमें से अगर स्मॉल पॉपुलेशन बच जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है और अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो दैट इज करेक्ट ओनली, बट वो आया कहां से आया ये कंसेप्ट कि फाउंडर इफेक्ट है, कहां से आया कंसेप्ट बॉटलनेक इफेक्ट? तो ये कंसेप्ट आता है जब कभी भी हम लोग एक पॉपुलेशन के अंदर सैंपलिंग करते हैं। तो बेसिकली जब लार्ज सैंपल में से हम लोग एक स्मॉल सैंपल ले तो बेसिकली उससे जो लार्ज पॉपुलेशन साइज है उसकी अलील की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है। ठीक है, देन बिकॉज द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेशियोज आर रैंडम एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज अनप्रिडिक्टेबल। वी डोंट नो कि यहां पर किस साइड में डायरेक्शन जाएगा, किस डायरेक्शन के अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी जाएगी। सो हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या मैग्नीट्यूड रहने वाला है चेंज का। आइए इन्हीं पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, कितना चेंज आया अलील की फ्रीक्वेंसी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो द अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, एसपी स्क्वायर है ये। ठीक है, एसपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 2n। इट इज एसपी स्क्वायर पी क्यू अपॉन 2n। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट निकालने का। जेनेटिक ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। So the amount of sampling error which is resulting from the genetic drift can be estimated from the variance in the allelic frequency। जो वेरिएंस आ रहा है मतलब चेंजेस आ रहे हैं, डेविएशन आ रहा है, बेसिकली ये डेविएशन बताएगा कि एक्चुअल पॉपुलेशन के अंदर जो आनी चाहिए थी अलील फ्रीक्वेंसी, उस अलील फ्रीक्वेंसी से चेंज क्या आ रहे हैं और कैसे ये चेंज आ रहे हैं। नाउ वेरिएंस बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन अ ट्रेट। अगर हम लोग एक लार्ज पॉपुलेशन में से एक स्मॉल पॉपुलेशन का सैंपलिंग ले, हर एक पॉपुलेशन के अंदर n इंडिविजुअल है, अलील की फ्रीक्वेंसी p और q है, तो एक जनरेशन के बाद में रैंडम मेटिंग के बाद में जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग अगर कैलकुलेट करें कि कितना चेंज आया अलील की फ्रीक्वेंसी में, तो वो बेसिकली अलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एसपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 2n। कैसे आया ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, क्या डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का वो भी नहीं ध्यान रखना है। सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। याद रखना पी क्या है, यहां पर डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है, क्यू क्या है, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू क्यू, डिवाइड करेंगे 2n से, n है यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज द एसपी स्क्वायर विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जरूर भूमि एक बार और रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सपोज आप लोग एक कॉइन को, सर जैसे मान लो, वेलकम सर, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? सब बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यस सर, हम लोग पढ़ रहे हैं सर आज जेनेटिक ड्रिफ्ट सर। अरे वाह। हाँ सर, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट सर वो टोक्यो ड्रिफ्ट है ना सर, फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया, उस तरीके से ड्रिफ्ट करती हुई जाएगी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होते हुए जाएगी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। यस यस यस। चलिए बच्चों एक बार और रिपीट करें। सर जैसे मान लो अपने ना टॉस करते हैं सर, अपने उस दिन क्रिकेट खेलने गए थे ना सर, है ना, तो अपने टॉस किया था पहले, है ना, अपनी टीम की बैटिंग पहले आई थी, है ना, टॉस के अंदर। तो बेसिकली अगर सपोज सर हम लोग 10 बार कॉइन को उछालें, ठीक है, फ्लिप करें, 10 बार फ्लिप्स करें, तो बहुत कम चांसेस है कि 5 बार हेड आए 5 बार टेल आए।
जबकि प्रोबेबिलिटी तो है 50-50%, 50% है। है ना, 50-50% प्रोबेबिलिटी। बट ऐसा तो नहीं होता। अगर आपने 10 बार उछाले, आज भी कॉइन को फ्लिप करके देख लेना, है ना, हो बहुत रेयर चांस है कि 5-5 आ जाए। हो सकता है 7-3 आए, हो सकता है 8-2 आए, हो सकता है 3 और 7 आ जाए, और हो सकता है कि सर 10-0 आ जाए। 10-0 पे आ जाए। हमारे साथ भी बहुत बार सामने वाली टीम की बार बैटिंग आ जाती है। तो अगर हम लोग सर उसको 10,000 बार फ्लिप करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर 10,000 में से 5,000 के आसपास दोनों का आएगा। क्योंकि जब सैंपल साइज हम लोग लार्ज लेते हैं तो उस लार्ज सैंपल साइज को लेने का बेनिफिट ये रहता है कि हम लोगों के पास में जो प्रोबेबिलिटी है सर, और जो है ना सैंपलिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है, और हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी एकदम परफेक्ट आती है। लेकिन जहां पर सर अभी हम लोग सिर्फ 10 ही बार कॉइन को फ्लिप करें तो वो चांसेस कम रहते हैं। तो वही केस है सर लार्ज पॉपुलेशन में और स्मॉल पॉपुलेशन में। एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हम लोग अगर सैंपलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में परफेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हम लोग अगर सैंपलिंग करते हैं तो वहां पर सर क्या है कि ना डेविएशन आता है। जो एक्चुअल रिजल्ट था 50-50% की प्रोबेबिलिटी थी, उसकी जगह 6-4 आ गया, तो वहां पर 40% और 60% आ जाएगा। तो ये जो डेविएशन है सर, इस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में है मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये करेक्ट। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम द जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द वेरिएंस इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरिएंस है, दैट इज SP स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? PQ/2 और N। PQ सर एलील की फ्रीक्वेंसी कल कैलकुलेट की थी, N है नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज है, बिल्कुल। तो बेसिकली इससे हम लोग एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ये एक वेरिएंस है। समझ में आया? अब क्लियर है? पहले जिनको डाउट था अब क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना? कंसेप्ट तो है, फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, और ये बहुत सिंपल है। हाँ बहुत सिंपल सर। PQ/2N फॉर्मूला याद रखा तो क्या अभी, और सारा दिया हुआ होता है क्वेश्चन। हाँ, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, यस भूमि, कैलकुलेट किया जाता है। और बेसिकली अपने थ्योरेटिकल जो हमारे पास में अजम्पशंस है उसके जगह हम लोग ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो वेरिएंस आ जाएगा। तो उस वेरिएंस को हम लोग ऐड कर दें तो एक्चुअल सैंपलिंग आ सकती है ना। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स के पार्ट है, बट कुछ चीजें अपने यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज सर एक इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। सपोज हमारे पास में एक पॉपुलेशन है यहां पर डियर की, और डियर की पॉपुलेशन के अंदर 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स है इस पॉपुलेशन में, और 100 मेंबर्स में से 80 जो है वो मेल है, 20 फीमेल है। तो ऐसा तो है नहीं सर कि ये सारे के सारे आपस में कंपैटिबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। 80 और 20 हो गए, रेशियो 4:1 हो गया, 4 फीमेल 1 मेल, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को, ठीक है। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज क्या है? यहां पर बताते हैं कि ये है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्रीडिंग एडल्ट्स। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्रीडिंग एडल्ट्स का मतलब हुआ कि कितने मेंबर्स जो है वो इक्विवेलेंटली आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिकली। उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज से। सो बेसिकली इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्रीडिंग एडल्ट्स। स्क्रीनशॉट लेना, आपस स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया ना स्क्रीनशॉट बच्चों? बताओ, ले लिया? सो द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्रीडिंग एडल्ट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज से, ठीक है। सो कई सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्रीडिंग एडल्ट्स को। एक उनमें से फैक्टर है सेक्स रेशियो। सो जब नंबर ऑफ मेल और फीमेल पॉपुलेशन साइज में इक्वल हो तब तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि अगर 100 मेंबर्स है, 50-50 मेंबर्स है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 100 हो जाएगा, क्योंकि आपस में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सारे के सारे। लेकिन अगर उनके नंबर में सेक्स रेशियो फर्क आ जाए, है ना, जैसे कि सर हरियाणा में और राजस्थान में होता है, है ना, सेक्स रेशियो कम रहता है, फीमेल कम है, मेल ज्यादा है, तो सबकी ब्रीडिंग तो नहीं हो पाती ना सर, सबकी शादियां कहां हो पाती है, है ना। सो बेसिकली इसी तरीके से
एनिमल किंगडम में भी जो नेचर है वहां पर भी अगर मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो अगर चेंज है, लड़के लड़कियों के बीच में फर्क है नंबर में, तो वहां पर सर सबकी ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, है ना। सबके बीच में शादियां नहीं हो पाती बेसिकली, और प्रोजेनीज पैदा नहीं हो पाती। तो प्रोजेनीज नहीं होगी तो बेसिकली वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो आगे जाकर के अलील के अंदर, अलील बनाने के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, है ना। सो बेसिकली इसलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। इसको सर सीधा सीधा एक फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू द नंबर ऑफ मेल इंटू द नंबर ऑफ फीमेल, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल से, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल को ऐड करके। इस वैल्यू से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, ठीक है। सो 4 इंटू सिंपल 4 इंटू नंबर ऑफ मेल्स इंटू नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज को। अगर हम लोग देखें इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज यहां पे, तो बेसिकली अगर 100 अगर हम लोग नंबर ऑफ मेल्स देखें, 50 नंबर ऑफ मेल है और 50 नंबर ऑफ फीमेल है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 100 हो जाएगी। और वहीं हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू नंबर ऑफ मेल इंटू नंबर ऑफ फीमेल अपॉन मेल प्लस फीमेल, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आ जाएगी। अगर सेक्स रेशियो अलग है तो सपोज यहां पर 75 मेल है और 25 ही फीमेल है, तो बेसिकली यहां पर इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करोगे 4 इंटू 75 इंटू 25 डिवाइड बाय 75 प्लस 25 विच इज 100। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा आपके सामने 75। तो बेसिकली इसी तरीके से अगर मेल 25 है, फीमेल 75 है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 75 आ जाएगा। मेल अगर 90 है, फीमेल अगर 10 है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आएगा 36। मेल अगर 10 है, फीमेल 90 है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 36। और इसी तरीके से मेल 99 है, फीमेल 1 है, तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आता है 3.96। करेक्ट? समझ में आया बच्चों आपको इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज? क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ढूंढने जाना पड़ेगा भाई, स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें बच्चों। ये चीज सबको क्लियर हुई? SP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ डिवाइड बाय 2N। चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2 आइलैंड पॉपुलेशन ऑफ लिजर्ड्स हैव सेम इनिशियल अलीलिक फ्रीक्वेंसी P is equals to 0.6 for a dominant green scale allele and Q is equals to 0.4 for a recessive blue scale allele. However, one island population has 50 individuals, that is effective population size इन्होंने बता रही है, that is 50. Other has 500 individual, effective population size is 500, मतलब 250 मेल 250 फीमेल, 25 मेल 25 फीमेल, तभी इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आ रहा है इतना। After several generations, which population is more likely to experience fixation or loss of allele due to genetic drift? Genetic drift मतलब अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, वहां पर चांसेस है कि किसी भी अलील के फिक्स होने के, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, पॉपुलेशन विद 50 इंडिविजुअल्स स्मॉलर एनी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस अ फिक्सेशन। Second option, population with 500 individuals, larger NE, is more likely to experience fixation. Option number C, both populations have equal number of chances of fixation. Or option number D, neither population will experience fixation due to the dominant allele.
बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सभी का फर्स्ट आ रहा है, वेरी गुड। सो जो पॉपुलेशन साइज स्मॉल है दैट विल लाइकली टू एक्सपीरियंस द फिक्सेशन ऑफ एन अलील। कैसे हुआ ये, क्यों होता है ये? वाई इज इट ए? क्यों होगा फर्स्ट ऑप्शन? स्मॉल पॉपुलेशन साइज है इसलिए। स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तो क्यों हो रहा है? अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो इससे क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। चलिए इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे और बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर ए के अलावा आ रहा है वो बच्चे बने रहेंगे सेशन के एंड तक। आपको समझ आ जाएगा कि आंसर ए क्यों है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है और डी क्यों नहीं है। ठीक है, सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका आंसर अदर देन ए आया है ना, नीलोफर, मला, रुदल, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, रंजना, देन विवेक, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, अभी हो जाएगा। A population of butterflies consists of 200 individuals. 200 इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में बटरफ्लाइज के। अलील फॉर द येलो विंग, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.7। अलील फॉर द ब्राउन विंग्स स्मॉल वाई, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.3। 140 मेंबर्स है जिनके पास में कैपिटल वाई है और 60 मेंबर्स है जिसके पास में स्मॉल वाई है। एस्टिमेट द वेरिएंस इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी, आपको वेरिएंस निकालना है, एसपी स्क्वायर एक्सपेक्टेड फॉर द पॉपुलेशन आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ रैंडम मेटिंग। एक जनरेशन ये 200 मेंबर्स आपस में रैंडम मेटिंग करते हैं और रैंडम मेटिंग के बाद में क्या आएगा वेरिएंस? बताओ भाई, ठीक से कैलकुलेट करना। एस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2n। P है यहां पर 0.7, Q है यहां पर 0.3, टोटल पॉपुलेशन है यहां पर 140 प्लस 60 विच इज 200। तो ये अबाउट आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 400। कैलकुलेट किया इसको? इसको मैं अगर 20 ले लूं ऐसे ही, ठीक है, तो 1/20, 0.1/20, तो पॉइंट लगाने पर यहां पर एक आ जाएगा, 0.0 लगाने पर 10 हो जाएगा, 0.00, एक सेकंड 0.005 आ रहा है बेटा मेरा। तो 105 कैसे आया आप लोगों का? 0.21/400 हुआ ना। बताओ भाई कहां गलती की है? ऑप्शन बी के साथ में क्लोज आ रहा है, 0.005 आ रहा है मेरा। तो 000 नहीं आकांक्षा, 0.00 से हो जाएगा। 0.005 है, कहां दिख रहा है आपको 0.00105? कैसे आया भाई? हाँ 0.005 आएगा ना। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कैसे लगाया अभी मुझे बताओ ये। कैलकुलेशन कर रहे सर, कैलकुलेशन। आप बताओ, चलो बताओ कैसे किया आपने? कैसे किया भाई? 000 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर से किया क्या? यस, 00 आएगा शायद। 0.21/400 200 से डिवाइड कर दिए। 0.2/40 जब 200 से डिवाइड किया। क्या बात है, बात वेरी गुड। सीक्रेट है क्या? सी भी नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, आंसर आएगा 0.005। जरूरी थोड़ी ऑप्शन में से पिक करना है। 400 से तो डिवाइड करना है, सही है, 400 से डिवाइड करना, ठीक है। आंसर आएगा 0.005 एसपी स्क्वायर। थर्ड लगा रहे हो, अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड लगा दोगे आप। हाँ चलो नेक्स्ट बताओ। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, लैपटॉप की गलती सर।
लैपटॉप की गलती आज भी हो गई क्या? अरे सर डेली हो जा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो ही जाती है। एक पॉपुलेशन साइज है जिसमें सेक्स रेशियो हैवीली स्कूल्ड टुवर्ड्स द फीमेल, मतलब 2 फीमेल है सर 1 मेल के लिए, 1 मेल है 2 फीमेल्स है। टोटल नंबर ऑफ एडल्ट बर्ड्स जो है, जितनी भी बर्ड्स है टोटल, वो है सर 100। व्हाट इज द एस्टिमेटेड इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज फॉर दिस पॉपुलेशन? ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा, 4 इंटू नंबर ऑफ मेल इंटू नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, 1 के लिए 2 है, तो बेसिकली मेल और फीमेल देखें हम तो 33 और 66 हो जाएगा, है ना। तो एन ई निकालें तो 4 इंटू 33 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 100 से आंसर आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? क्या आंसर आया भाई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या आया भाई? इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर मेल और फीमेल का रेशियो ही ले लें हम लोग, 1:2 का रेशियो है, तो मेल अपॉन फीमेल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सर मेल 1 और 2 फीमेल, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, है ना, 2 इंटू मेल इज इक्वल्स टू फीमेल। तो फीमेल को सर हम यहां पर ऐसे कर दें इंटू 2 ऑफ मेल, तो भी हो जाएगा, अगर 33 और 66 ना करें तो इससे भी हम करें तो भी आंसर आ जाएगा, है ना, हो जाएगा ना 99। हाँ तो कोई बात नहीं ना, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे क्या चाहते हो भाई, है ना। चलो कैलकुलेट करो, 25, 66 और 33 3 से करेंगे तो 61, 22, 2000 अराउंड के आसपास आएगा, और उसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 इंटू 4 8 समथिंग समवॉट ये आएगा आंसर 25 के आसपास। 25 आ रहा है क्या बच्चों? 25 तो नहीं आएगा, 25 तो पॉसिबल ही नहीं है। टू 2178 अपॉन 25, तो ये लगभग आएगा सर 8 तो हो जाएगा 2000, और 9 8 तो हो जाएगा 2000 समथिंग, तो ये हो जाएगा 84 85 86.30 तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 86 पॉइंट अराउंड 86.8 समथिंग आएगा, 86.8 और 87 आएगा। कैलकुलेटर से किया क्या? तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज आती है यहां पर 86 पॉइंट, और वी कैन से 87। ठीक है, ये ऑप्शंस तो आप लोगों को चेक करने के लिए है कि कहीं आप लोग गलती तो ना करो, ठीक है ना, कहीं सो तो नहीं रहे हो, इसीलिए है ये। नहीं, ये तो चेक करने के लिए आपको। बताओ, क्लियर है? आया क्या सबका? सब लोग आंसर कर रहे हैं ना? आंसर तो कर रहे हैं सर। हाँ, सब लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं ना? कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको एग्जाम में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ। यस। हाँ पूजा, लैपटॉप तो हमेशा सबके आगे चलते एक कदम। गोपी वो वाला लैपटॉप है, वो धो दिया था एक बार। भागने के चक्कर में वो गलतियां कर देता है, एक कदम आगे चलने के चक्कर में। चलो बताओ, अभी तो नया लिया, अभी कहां बदल रहे उसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इसका आंसर करें। लाल सिंह कैसे आया 44? इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, एक बात सोचो, देखो 25, 33 और 66 है ना,
तो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज 33 और 66 से कम तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन किल कर सकते हो आप, उससे कम नहीं आ सकती पॉपुलेशन। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज कम कैसे होगा उससे? चलो भाई बताओ। नाउ in a small island population of 100 deer, the dominant allele A for the brown fur has starting frequency of 0.6. 60 individuals carry A. A is a recessive allele for the spotted fur and has a frequency of 0.4. After one generation, the storm wipes out 20 deers and the remaining population breeds randomly. Estimate the probability of losing the spotted fur allele capital A entirely through the genetic drift in this new generation. Is it very low? Close to zero? Genetic drift is unlikely to estimate an allele in a population of size. Moderate, around 20%. The reduction in the population size increases the chances of rare alleles. Option C, high, approximately 50%. The smaller the population, the dominant allele increases the chances of fixation. Option D, impossible to determine without additional information about the specific breeding pattern. बताइए भाई। स्टॉर्म ने वाइप आउट किया है 20 डियर्स को, 80 तो बच गए ना। 100 में से 80 बचे हैं, क्या लगता है? 80 बचे हैं। वेरी लो, मॉडरेट या हाई? इम्पॉसिबल तो कह नहीं सकते हम लोग। मॉडरेट और हाई? इट इज मॉडरेट। हाई कब होगा? हाई कब होगा? अगर यहां पर 80 मेंबर्स की मान लो डेथ हो जाए, 20 ही बचे, 80 की डेथ हो जाए, 20 बचे, तब होगा ना, तब हाई रहेगा बेटा। 80 मरे हैं, 20 मरे हैं, 80 जिंदा हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द स्पॉटेड फॉर स्मॉल ए इज मॉडरेट, अराउंड 20%। 20 लोगों की डेथ हुई है, 80 बच गए हैं, क्या चांस है उसकी हटने की? 20%। तो बहुत वैसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन रहा ना। 100 में से 20 मर गए, कितने चांस प्रोबेबिलिटी है लूजिंग ऑफ एन एलील? 20%, क्योंकि 20% तो गए। एक चांस हम देखें, रेयर एलील का क्या चक्कर है? ओके, रेयर एलील का चक्कर यह है कि देखो, रेयर एलील वो एलील है जो कि उसके अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट है, कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो है रेयर एलील। हाँ पता है मुझे, बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया तो आप भी क्यों पीछे रहोगे ना, बाकी भी पीछे पीछे लगा ही दोगे। हाँ तो लूजिंग ही तो बताया ना बेटा। चलिए अब इन्हीं कंसेप्ट को और अच्छे से कवर करते हैं और समझते हैं क्या कॉज है इन जेनेटिक ड्रिफ्ट के। अब देखो बेटा, एक हमने देखा हार्डी विनबर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमने देखा कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम लोग अगर अलील की फ्रीक्वेंसी देखें तो हम लोग स्मॉल पॉपुलेशन का साइज और सैंपलिंग नहीं लेते। इसी को हम लोग एक नेचर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, नेचर में कैसे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर सकता है, नेचर में किस तरीके से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगा। यहां पर कॉजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट में फर्स्ट कॉज देखते हैं, दैट इज योर फाउंडर इफेक्ट। व्हाट इज एन फाउंडर इफेक्ट? क्या होता है फाउंडर इफेक्ट? अगर हमारे पास में एक पॉपुलेशन है नेचर में, सपोज ये बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है, और हम लोग जैसे कह रहे थे कि ये लार्ज पॉपुलेशन साइज है, उसी तरीके से एक लार्ज पॉपुलेशन साइज है ये। हमने कैलकुलेट करके देखा कि अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जब हम एक स्मॉल सैंपल लेते हैं। अगर हम 10,000 बार कॉइन को टॉस किए बिना अगर 10 बार ही कॉइन को टॉस करते हैं तो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए,
उससे प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है। अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज लें तो एक डेविएशन आता है। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर में इस तरीके से एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है बटरफ्लाइज की, जिसमें प्रॉपर तरीके से जीन पूल है, तमाम तरीके के अलील्स प्रेजेंट है इसी पॉपुलेशन में। लेकिन इसके कुछ मेंबर्स इस पॉपुलेशन से माइग्रेट करके एक नए आइलैंड पे चले जाते हैं। आप देख सकते हो कॉलोनाइजर्स है, ये एक नई जगह पर चले गए वो। तो जो मेंबर्स गए हैं अब वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। जो मेंबर्स मेन पॉपुलेशन से गए हैं, क्या वो सारे अलील की फ्रीक्वेंसीज ले गए आपस में साथ में? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल पॉपुलेशन साइज था। तो जब कभी भी माइग्रेशन होता है तो उस केस में माइग्रेशन के समय पर जो मेंबर्स माइग्रेट करके जाते हैं, एमिग्रेट करते हैं, या फिर कोई माइग्रेशन, इमिग्रेशन भी होता है, बट यहां पर हम लोग इमिग्रेशन नहीं, हम यहां पर एमिग्रेशन की बात करेंगे। अगर माइग्रेशन हो रहा है और कोई मेंबर्स बाहर जा रहे हैं तो वो सारे अलील के मेंबर्स, सारे अलील्स एक साथ नहीं ले जा सकता। एक पॉपुलेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन पॉपुलेशन में 20,000 जीन है। उन 20,000 जीन्स में से कितने अलील्स होंगे? हर एक जीन के 2-2 अलील तो है, कईयों के मल्टीपल अलील है। कितने सारे अलील्स होंगे? कुछ मेंबर्स अगर यहां से, इंडिया से बाहर चले जाएं किसी एक नई जगह पर, और सपोज करो ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंट है, तो वहां पर अलील की फ्रीक्वेंसी में, अंदर अब उनके बीच में ब्रीडिंग होगी तो अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। सो बेसिकली फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि एक मेन पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स यहां से बाहर चले जाते हैं और ये नए मेंबर्स रिप्रोड्यूस करेंगे और बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी जो है मेन पॉपुलेशन से, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। होनी है इनकी चेंज, है ना? होनी ही है चेंज। क्यों नहीं होगी चेंज? यहां पर देखिए, एक है कैपिटल ए स्मॉल ए, दो है यहां पर कैपिटल ए, ठीक है, 3 ही मेंबर्स है टोटल, और इन्हीं मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्शन होगा। यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा ही नहीं। अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस करे, सेल्फिंग करे, तब ही बन सकता है, पर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो कम ही चांस होंगे। जब ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेगा तभी आ पाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, अदरवाइज आएगा नहीं। और बेसिकली स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ने लगेगी एक बारी के लिए। समझे बात को? क्लियर हुई ये बात कि अलील की फ्रीक्वेंसी यहां पर चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना? यस पूजा, कैसे आया 33 और 66? 1:2 ना, टोटल 100 थे, है ना? टोटल 100 थे, 100 में से 33 जो थे वो थे मेल और 66 थे वो थे फीमेल। करेक्ट? 33 और 66 थे ना? वेट, सही है। ठीक है ना? समझ में आई बात? बताओ भाई, ये चीज क्लियर है? कहां लिखा है? नहीं लिखा? आशीष, अजम्पशंस मैथ है तो मैथ में अजम्पशंस ले सकते हैं ना। एक बात बताओ, गलत कैसे 33 और 66? क्योंकि आशीष वहां पर पॉपुलेशन 100 की है। अगर आप 50 और 100 लिख सकते हो, कह रहे हो आप क्यों नहीं लिख सकते 50 और 100, तो पॉपुलेशन तो 100 की हो जाएगी ना आशीष। आशीष इंजनेकर, अगर पॉपुलेशन 150 की हो जाएगी तो जो पॉपुलेशन वहां ये तो लिखा है ना कि 100 मेंबर है, अगर 100 मेंबर्स में मैं आपको 1:2 में डिवाइड करना है तो आप कितनों में डिवाइड करोगे? आप बताइए मुझे, किस में डिवाइड करोगे? टोटल 100 होना चाहिए, टोटल 150 नहीं होना चाहिए, टोटल मस्ट बी 100। आप डिवाइड करके बताइए मुझे कितना होना चाहिए। चलिए, तो फाउंडर इफेक्ट है ना। देखो, इनिशियल पॉपुलेशन साइज,
ये थी इनिशियल पॉपुलेशन। यहां पर क्या है? ओके भूमि 33.33 एंड 66.67 करेक्ट होगा। ठीक है, इतना मैंने कर नहीं पाया, इतनी मैथ तेज नहीं है मेरी, है ना। देखो ये है पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन है इग्वाना की। ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड के हैं। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड के अंदर खूब सारे आइलैंड थे, उनमें से ये इग्वानाज देखने को मिलते हैं वहां पे। इसमें से 2 इग्वाना ने डिसाइड किया एक एडवेंचर पे जाने का। ठीक है ना, इन दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स गो ऑन एडवेंचर। यहां पर आप आइलैंड में देख सकते हो कि यहां पे डिफरेंट मेंबर्स है जो कि अलग अलग जीन, अलग अलग अलील को लेके रह गए, डिफरेंट जीनोटाइप है यहां पे। लेकिन अब यहां पर 2 इग्वानास, इन्होंने सोचा कि नो, लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर। ठीक है, और मे बी ये हनीमून मनाने गए हो 2 जने। ठीक है ना, तो इन्होंने, इन दोनों की शादी हुई और ये गए इस आइलैंड के ऊपर फॉर देयर हनीमून ट्रिप। एंड बेसिकली अब इस नए आइलैंड पर ये आ गए और इन्होंने खूब सारे बच्चे पैदा किए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वेकेशन है इनके लिए, लाइफ टाइम की वेकेशन है, वापिस से काम पे तो नहीं आना है, ना इनको रेंट पे करना है, ना इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ना इनको बच्चों को स्कूल भेजना है, कोई काम नहीं करना। ठीक है, मजे ही मजे, है ना। तो बेसिकली ये सारे दोनों के दोनों मेंबर आगे गए एंड इन दोनों ने आगे रिपॉपुलेट किया आइलैंड को। एंड हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उस ओरिजिनल पॉपुलेशन से ये जो नई पॉपुलेशन है, इसके अंदर अलील में, फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है। और यही जो चेंज है, जो ये इनिशियल पॉपुलेशन है, इस इनिशियल पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स मैंने पिक किए। मेरे पास पूरा बाउल था, ठीक है ना, मार्बल्स नहीं है, ये वो है, टॉफीज है, चॉकलेट्स है खाने वाली। ठीक है ना, इनमें से मुझे कुछ एक ली मैंने और एक दूसरे बाउल के अंदर रख दी। सारी अलग अलग कलर की थी, उसमें से कुछ एक मल्टीपल कलर की कैंडी मैंने एक साथ इसमें रख दी। चांस है, ये किसी भी चांस से आइसोलेशन हो सकता है, किसी भी मेंबर का मन कर सकता है कि वो आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे चला जाए, माइग्रेशन कहीं से भी हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है। एंड देन हमारे पास में एक नई पॉपुलेशन आती है जिसके अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी इस पिछली पॉपुलेशन से, लास्ट पॉपुलेशन से डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। बताओ भाई, क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? फाउंडर इफेक्ट, दिस इज अ कॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन नेचर। नेचर में कॉज जो होता है ना जेनेटिक ड्रिफ्ट का, उसमें से एक है फाउंडर इफेक्ट। समझ में आई बात? बताओ भाई। नेक्स्ट कॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होगा? एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के मेंबर्स प्रेजेंट है, अलग अलग जीन फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट जीन, एक जीन फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट अलील्स की फ्रीक्वेंसीज यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना सोनिया, वो डिपेंड करता है नई पॉपुलेशन लार्ज हो जाए या फिर ना हो पाए, वो एक आगे की कहानी है ना, वो एक आगे की कहानी है। हो सकता है कि ये इस पॉपुलेशन से, मेन पॉपुलेशन से बढ़ जाए, हो सकता है मेन पॉपुलेशन बड़ी रहे, छोटी रहे, हम लोग अजम्पशन नहीं कर सकते। डिपेंड करता है क्या कैरिंग कैपेसिटी है अगले आने वाले एनवायरमेंट की, कितने जिंदा रहते हैं, कैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, बचते कितने हैं, वो हर जनरेशन से अगली जनरेशन में चेंज होता रहता है ना, एवोल्यूशन ऐसे ही है। अब बॉटलनेक इफेक्ट क्या है? ये पॉपुलेशन थी, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स जो थे इस पॉपुलेशन के, उनकी डेथ हो गई। इस बड़ी पॉपुलेशन में से मैक्सिमम लोगों की डेथ हो गई किसी कारण से। सपोज एक वॉल्केनिक इरप्शन आया या फिर एक कैलेमिटी आई जिसने ज्यादातर पॉपुलेशन को क्लीन कर दिया, वो सारी पॉपुलेशन की डेथ हो गई और बच गए कुछ मेंबर्स। अब जो ये मेंबर्स बच गए हैं, ये मेंबर्स अब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन साइज को वापस से रीगेन करेंगे। और ऑब्वियसली जो मेन पॉपुलेशन की अलील की फ्रीक्वेंसी थी, अब ये P एंड Q
किसी तरीके से चेंज होकर के अलग पी डैश और क्यू डैश हो जाएंगे, नई अलील की फ्रीक्वेंसी यहां पर बन जाएगी। जब कभी भी किसी चांस इवेंट से डेथ हो जाती है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की, थोड़े से ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं, वापस से रिपॉपुलेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बताओ भाई, समझ में आई ये बात? फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट नाम क्यों दिए? फाउंडर मतलब फाउंडिंग पॉपुलेशन, फाउंडर्स, ठीक है। मेजर इफेक्ट्स है, दो ही मेजर इफेक्ट्स है, दो ही पढ़ेंगे मला। बॉटल नेक इफेक्ट क्यों बोला हमने? बॉटल नेक इफेक्ट क्यों बोला? देखो क्या होता है कि बॉटल है, ठीक है ना, उसके अंदर हमने क्या करा, सारे के सारे मेंबर्स डालिए पॉपुलेशन के, फिर उसके बाद में उसको शेक किया। शेक करोगे आप तो सपोज करो उसमें पॉपुलेशन है, तो बॉटम वाले जो होंगे ना उनके ज्यादा चांसेस है कि उनकी डेथ हो जाए, और जो मेंबर्स नेक के पास में है हो सकता है कि वो बच जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग शेक करने के बाद में बॉटल से इस तरीके से उड़ेलते हैं अपने, तो नेक वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो बाहर आ गए, वो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स है, वो बच गए। जो बच गए ये वाले, ये वापस से रिपॉपुलेट करेंगे, नई जनरेशंस बनाएंगे, इसलिए इसको बॉटल नेक बोल देते हैं। ये साक्षी अभी बताते हैं, फिर से बिल्कुल रिपीट करते हैं, डोंट वरी। बिल्कुल आकांक्षा साक्षी फिर से रिपीट करते हैं, डोंट वरी। तो चलिए बच्चों, ये चीज क्लियर हुई सभी को? बाकी सबको समझ में आया? फिर से देखते हैं अपने, कोई बात नहीं। अब देखो चलिए, बॉटलनेक इफेक्ट पॉपुलेशन है ये। इस पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन के मेंबर्स की डेथ हो गई, थोड़े से मेंबर्स बचे। ये थोड़े से मेंबर्स जस्ट लाइक फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर में क्या था कि ये मेंबर्स जो थे, जो बच रहे थे, वो कहीं पे माइग्रेट करके गए थे। अब यहां पर हम लोग अगर बॉटलनेक इफेक्ट देखें तो तो क्या होगा कि यहां पर मैक्सिमम मेंबर्स जो है उनकी डेथ हो गई, यहां पर ज्यादातर मेंबर्स जो है वो डेथ हो जा रही है उनकी, एक किसी पेस्टिसाइड की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यहां पर इतने मेंबर्स की डेथ हो गई। ये थोड़े से मेंबर्स बच गए, जा नहीं रहे कहीं पे भी, ये यहीं प्रेजेंट है, और अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे इतने मेंबर। फाउंडर इफेक्ट के अंदर क्या था कि ये मेंबर्स आगे जाके के कॉलोनाइज कर रहे थे, माइग्रेशन कर रहे थे। अब माइग्रेशन नहीं है, इसी जगह के ऊपर यहां पर इनकी बचे हुए लोगों की डेथ हो गई, थोड़े से रह गए। ये थोड़े से रहे, ये करेंगे रिप्रोड्यूस, और अलील की फ्रीक्वेंसी में, मेन पॉपुलेशन के अलील की फ्रीक्वेंसी से इस पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। एक में माइग्रेशन की वजह से होगा, दूसरे में किसी कैलेमिटी की वजह से, डेथ की वजह से होगा। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था ना, याद करो, हम लोगों ने पढ़े थे मास एक्सटिंक्शंस, याद है क्या? मास एक्सटिंक्शन सबको याद है क्या बेटा, बताओ? मास एक्सटिंक्शंस याद है? मास एक्सटिंक्शंस याद है? हाँ, मास एक्सटिंक्शंस याद है ना? ज्यादातर पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, थोड़ी सी पॉपुलेशन बची थी, तो उस जो बचे हुए मेंबर्स थे, क्या उनके अंदर सारे मेंबर्स के अलील प्रेजेंट थे? नहीं प्रेजेंट थे, नहीं प्रेजेंट थे, है ना, नहीं थे। जो बच गए थे उनके पास में जो अलील थी, वो अलील क्या था? अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। पहले जो अलील फ्रीक्वेंसी थी पूरी पॉपुलेशन की, अब जो बच गए हैं वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनकी अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ना, आएगा ना चेंज इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। अलील तो बदल ही जाएगा, कितने सारे अलील तो खत्म ही गए, कितने सारे अलील तो चले ही गए उस मास एक्सटिंक्शन में, वो तो है ही नहीं, उस जो बच गई पॉपुलेशन उसमें है ही नहीं वो अलील, तो अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ना, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और फाउंडर इफेक्ट क्या हुआ? फाउंडर इफेक्ट क्या हुआ? सपोज कुछ मेंबर्स माइग्रेशन कर लेते हैं, मरे नहीं है, माइग्रेशन कर लेते हैं। स्पीशिएशन पढ़ते हैं ना अपने, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, पैरापैट्रिक स्पीशिएशन,
पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। तो मेंबर किसी दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में चले गए, माइग्रेशन करके चले गए। कल देखा था ना हमने, एक वो ब्लैक कलर का वो कीड़ा था, वो एकदम पहाड़ पे चढ़ के वी करके बाद में दूसरी जगह पर आ रहा था। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इतना लील की, दैट इज फाउंडर इफेक्ट, है ना। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते आशीष, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, चांस इफेक्ट है ना ये तो, दिस इज अ चांस इफेक्ट। चलो, क्या इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट के? पहला इफेक्ट जो कि मैं आपको बता चुका, जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड टू अब्रप्ट चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी में एक मेजर चेंज आता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब एक इस डायग्राम को देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, है ना, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। यहां पर एक अलील की फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन कितनी है यहां पॉपुलेशन है 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉपुलेशन है, 5 पॉपुलेशंस। अलील की फ्रीक्वेंसी है यहां पर 0.5 के आसपास, ठीक है। मेंबर्स के बीच में क्या फ्रीक्वेंसीज है, 0.5 एंड 0.5। अब इन 0.5 की फ्रीक्वेंसी तो एक मेजर, हम कहें तो एक प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि हम लोग इतनी होनी चाहिए, 2 अलील है, 0.5 हो तो फ्रीक्वेंसी बराबर रह रही है अलील की, ठीक है ना, बैलेंस्ड फॉर्म में। लेकिन अब हो रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब हमेशा जेनेटिक ड्रिफ्ट को डेथ से मत रिलेट करना। आप लोग बहुत बार मैंने देखा है, बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर डेथ है मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फाउंडर इफेक्ट भी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। 100 मेंबर थे पॉपुलेशन में, सपोज एक बीमारी आई, वेरिएशन में से जो एक्सेप्ट हुए वो बच गए, 5 बच गए, 95 की डेथ हो गई, तो ये है बॉटलनेक इफेक्ट। अगर 100 में से 5 लोग वहां से माइग्रेट करके नई जगह चले गए तो चेंज ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगा, वो होगा फाउंडर इफेक्ट। सो यहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, वेदर इट इज ड्यू टू द बॉटलनेक इफेक्ट, वेदर इट इज ड्यू टू द फाउंडर इफेक्ट। और जब ये जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तो अलील की फ्रीक्वेंसी में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, और अलील की फ्रीक्वेंसी में इतने चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि कहीं तो एक अलील ऐसा है जो कि यहां पर खत्म हो गया, एक पॉपुलेशन में कोई एक ऐसी पॉपुलेशन थी, क्योंकि चांस इफेक्ट है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अलील के साथ में। सपोज 100 में से जो 95 मर गए, 5 बचे, हो सकता है उन 5 के पास में स्मॉल ए अलील हो, कैपिटल ए हो ही ना, या फिर कैपिटल ए हो स्मॉल ए हो ही ना। तो इसका मतलब अगर वहां पर सिर्फ स्मॉल ए बचता है तो वो स्मॉल ए अलील वहां पर जाकर के फिक्स हो गया उस पॉपुलेशन में। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिस अलील कैन फिक्स इन अ पॉपुलेशन, फिक्सेशन हो सकता है। याद करो वो क्वेश्चन कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू फिक्सेशन ऑफ एन अलील, याद आया ऑप्शन। हो सकता है कि एक दूसरी पॉपुलेशन के अंदर 0.5 से अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होकर के 0.7 तक चली जाए। हो सकता है कि जो अलील की फ्रीक्वेंसीज है वो 0.5 और 0.5 सेम रह जाए। हो सकता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन अलील की फ्रीक्वेंसीज, जो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 से कम हो जाए। एक जगह तो वो 1 हो जा रही है, एक जगह वो 0.65 समथिंग है, एक जगह वो 0.5 ही है, और एक जगह वो 0.4 से भी कम आ चुकी है। और हो सकता है कि स्मॉल ए फिक्स ना हो, कैपिटल ए फिक्स हो जाए, अलील की फ्रीक्वेंसी एकदम बदल जाए। तो जो ये 5 पॉपुलेशन है, इन 5 पॉपुलेशन के अंदर 30 जनरेशंस तक जब कैलकुलेशन की गई आफ्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट्स, वी फाउंड आउट कि इन 5 पॉपुलेशन के अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। किसी में कोई अलील फिक्स हो रहा था, किसी में कोई अलील फिक्स हो रहा था। किसी पॉपुलेशन में अलील के अंदर पी ज्यादा हो रहा था, किसी में क्यू ज्यादा हो रहा था।
सो जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड टू अब्रप्ट चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन। बताओ भाई, पहला इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का समझ में आया सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? बताओ भाई। बताओ भाई, इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला टॉपिक है ना, वी नो, काफी चीजें थियोरिटिकल है, काफी सब्जेक्टिव है, बट समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आपको ये सामने दिख रही है ना, क्या है ये? एलिफेंट सील है, ठीक है, बहुत साइज बड़ा होता है, बहुत हैवी होती है ये। तो क्या हुआ कि ये एलिफेंट सील्स का नंबर खूब सारा था इस पॉपुलेशन के अंदर। इस पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स बहुत सारे थे, सारा डिफरेंट टाइप के अलील्स प्रेजेंट थे, जेनेटिक वेरिएशन था इनमें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट थी, पी की, क्यू की, और भी अलील थे तो उनकी भी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट थी। सो बेसिकली ये दोनों सील है, ये है एलिफेंट सील। ह्यूमंस ने क्या किया, पिछले कुछ सालों में इनकी हंटिंग शुरू की, और इनकी इतनी हंटिंग की कि लार्ज पॉपुलेशन को इन्होंने खत्म कर दिया। ह्यूमंस ने इनको मार के खत्म कर दिया। तो अब बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ एलिफेंट सील्स जो है वो बच के रह गई। ज्यादातर एलिफेंट सील्स थी, उनकी डेथ हो गई। जैसे जैसे उनकी डेथ हुई वैसे वैसे उनके अंदर के जो अलील थे वो लॉस्ट होते गए, वो खत्म होते गए। जो बच गई पॉपुलेशन उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ अलील थे। जो मेन अलील की फ्रीक्वेंसी थी उससे अलील की फ्रीक्वेंसी यहां चेंज तो हुई, साथ में हमें एक और चीज देखने को मिली कि इसकी वजह से वेरिएशन कम हुआ। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जब इनकी कैलकुलेशन की गई, इनको देखा गया, तो इनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा देखने को मिली। इनके अंदर इनब्रीडिंग देखने को मिला। इनब्रीडिंग मतलब इसमें होमोजाइगोसिटी ज्यादा देखने को मिली। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिड्यूसेस, क्या मिलता है एलिफेंट सील से? इनकी बोन्स बेनिफिशियल थी, ठीक है ना, बोन्स, कई सारे आइवरी की वजह से, आइवरी वगैरह इनसे मिलते हैं। इनके टीथ जो होते हैं, दांत होते हैं, वो काम के होते हैं, इस वजह से इनकी किलिंग की गई। ब्लू वेल्स बहुत किल की गए थे, किलर वेल्स बहुत ज्यादा, ओरका जो है उनकी बहुत ज्यादा किलिंग हुई थी ताकि उनका लिवर के ऑयल के लिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनकी डेथ की गई, मारा गया इनको। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन through random change. An allele may eventually reach a frequency of 1 or 0, at which point all individuals in the population are homozygous for one allele. So यहां पर होमोजाइगोसिटी बढ़ गई क्योंकि जो बच गए थे अलील। अब एक चीज सोचो, देखो, सपोज ये एलिफेंट सील्स थी, इन्हीं का एग्जांपल से समझते हैं हमने कि यहां पर ये एलिफेंट सील थी, मेजर अलील जो है वो खत्म हो गया डेथ की वजह से। जो बच गए उनमें वेरिएशन कम था, आपस में रिप्रोड्यूस तो किए वो, पर उनमें वेरिएशन नहीं था, वेरिएशन नहीं हो रहा था। और उनके अंदर अब नेचुरल सिलेक्शन जब होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, वेरिएशन में से किसी एक को एक्सेप्ट करेगा। नेचर चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बदल रहे हैं, और बेसिकली यहां पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है। तो जो वेरिएशन में से थोड़े बहुत मेंबर्स थे सिर्फ वही सेलेक्ट हुए, बाकी सब तो खत्म हो गए, बहुत ही कम मेंबर्स थे। इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ गई। जितने बच गए उनके पास में एक ही अलील था। जब इनकी जीनोटाइप कैलकुलेट किया गया ना, तो जितने बचे हुए थे सबके अंदर सेम जीनोटाइप था, सारों में होमोजाइगोसिटी थी, सबके सब में होमोजाइगोसिटी थी। आज भी जो मेंबर्स प्रेजेंट है ये एलिफेंट सील वाले सारे होमोजाइगस है। किसी दिन कभी एनवायरमेंटल चेंज, कभी मेजर चेंजेस आ जाए, जैसे कि हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इनमें वेरिएशन ही नहीं है, बिना वेरिएशन के हो सकता है कि ये सारे एक साथ ही वाइप आउट हो जाए, हो सकता है ये सारों की डेथ एक साथ हो जाए। कोई एक बीमारी आए, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, हो सकता है कि ये सारे एक साथ मारे जाए, उस बीमारी में कोई भी ना बचे, कोई भी रेजिस्टेंट ना हो। सो इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। समझ में आया यहां पे सभी को? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता,
सुधाकर, नहीं पता चल सकता कौन सा अलील फिक्स होगा, कैसे पता चलेगा? यही तो मेरी बात है, आप समझिए। मैं कह रहा हूं कि ये एक बाय चांस इफेक्ट है, ये एक रैंडम इफेक्ट है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्यों नहीं होगा नेचुरल सिलेक्शन? किसी एनिमल का डेथ होना भी नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर का सिलेक्ट होना ये मतलब नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि वहां पर जो नेचर बदला है उसमें से जो बच गए वो रह जाएंगे, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है सबकी डेथ होना भी एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन ही है। चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ भाई। मोटो की मोरा वाला कल पढ़ेंगे अपने, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। कल म्यूटेशन जरूर देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक, मॉलिक्यूलर क्लॉक, हाइपोथेसिस एंड न्यूट्रल थ्योरी, न्यूट्रल म्यूटेशन की थ्योरी मोटो की मोरा की, वो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे हमने। चलो नेक्स्ट, genetic drift leads to the divergence in different populations with time. All the population reach fixation. Some will become fixed for one allele, others will become fixed for another alternate allele. है ना? जेनेटिक ड्रिफ्ट डाइवर्जेंस शो कर सकता है और इसकी वजह से एक अलील फिक्स हो सकती है किसी एक पॉपुलेशन में, दूसरी अलील किसी दूसरी पॉपुलेशन में फिक्स हो सकती है। चक्षिता, उसी के बारे में अभी बात करने वाले हैं, है ना? आई नो एक पॉइंट यहां पर आप लोगों के डाउट आना चाहिए, ठीक है? वो जो डाउट रहने वाला है उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? आई रेड योर क्वेश्चन चक्षिता, लेट्स सी, ठीक है? बेसिकली वो कल के लेक्चर में और चीजें क्लियर होंगी उसके बारे में। So genetic drift leads to the divergence in different population. Suppose genetic drift में अगर हम ले फाउंडर इफेक्ट को, ठीक है? हम क्या ले रहे हैं? हम लोग फाउंडर इफेक्ट ले रहे हैं। अब देखो बेटा, सपोज ये एक डार्विन फिंचेस की पॉपुलेशन थी और डार्विन फिंचेस की पॉपुलेशन यहां से डाइवर्स हुई, ठीक है? एक आइलैंड से वो अलग अलग आइलैंड में चली गई, ठीक है? डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर ये पॉपुलेशन माइग्रेट करके गई फाउंडर इफेक्ट के फॉर्म में। जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है। मेन पॉपुलेशन से कुछ अलील एक लेके गया पॉपुलेशन, कुछ दूसरे अलील, इस तरीके से अलग अलग आइलैंड के ऊपर डिफरेंट अलील माइग्रेट करके गए बाय दिस बर्ड्स। नाउ व्हाट हैपेंड कि इसकी वजह से डाइवर्जेंस आया। अब डाइवर्जेंस देखो, अलग अलग अलील वहां पर गए, वहां पर क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उनके बीच में ब्रीडिंग हुई, ऑब्वियसली वेरिएशन आया उनमें भी। अब जो ये वेरिएशन है ना, जो वेरिएशन है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द म्यूटेशन। बिना म्यूटेशन के जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद में वेरिएशन जो है और नई स्पीशीज बनना जो है ये नहीं हो पाता। जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां पर अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन को कहीं से भी नहीं ले रहा है। यहां पर बात सही है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू डाइवर्जेंस, इट विल लीड टू डाइवर्जेंस, नई जगह पर जाएंगे, पर वो डाइवर्जेंस क्यों आएगा? दैट डाइवर्जेंस इज ड्यू टू द म्यूटेशन, वेरिएशन इन डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन जब वहां पर प्रेजेंट होगी तब वहां पर एक तरीके से डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। अब देखो बच्चों, यहां पर अलग अलग पॉपुलेशन प्रेजेंट है। यहां पर डार्विन फिंच की एक पॉपुलेशन है, यहां पर डार्विन फिंच की एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है, और इस पॉपुलेशन के अंदर जो गई है पॉपुलेशन, वो गई है सारी कैपिटल ए वाली। तो यहां पर जो ए अलील है वो फिक्स हो जाएगा और जो स्मॉल ए है वो खत्म हो जाएगा। सपोज यहां पर जो गई है डार्विन फिंच, उसके पास में स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए फिक्स हो गया, कैपिटल ए खत्म हो गया। नॉनदलेस हो सकता है कि सिर्फ सिमिलर टू सिमिलर ना जाकर के और भी मेंबर गए हों, पर दूसरे मेंबर सरवाइव ना कर पाए हो, है ना? तो बेसिकली यहां पर क्या हो सकता है कि फिक्सेशन हो सकता है किसी भी एक अलील का। चलो, व्हाट इज द समरी? बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चीजें क्लियर होंगी।
नए डाउट्स जो भी आपके अराइज होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। क्या है समरी एंड ऑफ इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, एक स्मॉल पॉपुलेशन पे वर्क करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज अलील फ्रीक्वेंसीज टू चेंज एट रैंडम, ठीक है ना, रैंडम में चेंज करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में लूजन, कम हो सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन, ऑब्वियसली चेंज होंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल अलील टू बिकम फिक्स, ऐसा भी हो सकता है कि हार्मफुल अलील फिक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है यूजफुल अलील फिक्स हो जाए, दोनों में से कोई भी चांस हो सकता है। पर इसकी वजह से तो दिक्कत हो जाएगी। हार्मफुल अलील फिक्स हो जाए किसी पॉपुलेशन में तो उस पॉपुलेशन का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। समझे बात को? बताओ भाई, ये चीज सबको क्लियर है? करें कुछ क्वेश्चंस? बताओ भाई, इज दिस क्लियर टू ऑल? फिक्सेशन व सुधाकर जरूर बताते हैं। क्वेश्चंस के साथ में फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में है वो फिक्सेशन वाला पार्ट है जरूर, नहीं तो वो क्वेश्चन के साथ में। आई नो कुछ बच्चों को डाउट आएगा, पर ये डाउट आपका क्लियर होगा कल की क्लास से अच्छे से, क्योंकि तब अपने म्यूटेशन पढ़ेंगे, म्यूटेशन और माइग्रेशन, और म्यूटेशन और माइग्रेशन से कैसे अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ये भी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली वहां पे और अच्छे से ज्यादा क्लियर होगी। करें क्वेश्चन सॉल्व? यहां तक सभी को क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है सबको? चलो, तो सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक कर दो। कितने कर दो? 250 कर दो लाइक बेटा। आई थिंक आप सबने कर दिया होगा। 250 तो नहीं हो पाएंगे शायद, 203, 204। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी, ठीक है ना? 2 बार कर दिए, अनलाइक कर दिया मतलब। चलो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। जेनेटिक ड्रिफ्ट में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या रोल है? पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट मल्टीपल अलील होंगे तो और बढ़िया बात है। चलो, हिच हाइकिंग इफेक्ट देखिए, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज टफ आया है। हिच हाइकिंग इफेक्ट डिस्क्राइब्स द फिनोमिनन where the neutral allele, neither beneficial nor detrimental, increase in frequency due to its linkage with beneficial allele undergoing the positive selection. However, genetic drift can also influence the hitchhiking effect in a small population experiencing a bottleneck effect, which is the sudden reduction in size. Which of the following statements accurately describes the impact on the hitchhiking effect? Option A, the bottleneck will have minimal effect as hitchhiking primarily depend on selection pressure. The reduced population size strengthen the hitchhiking effect, potentially increasing the frequency of neutral allele to the fixation. The neutral allele might be lost entirely due to the linkage with the beneficial allele. The bottleneck disrupts the linkage group, potentially diminishing the hitchhiking effect for the neutral allele. क्या लग रहा है भाई? हिचहाइकिंग ओम प्रकाश पढ़ देखो, इसीलिए मैंने ना लैंग्वेज में डाल दिया है। ओम प्रकाश देखो, पहली लाइन पढ़ो, क्या है हिचहाइकिंग? व्हाट इज हिचहाइकिंग? फर्स्ट लाइन पढ़ो बेटा। It describes the phenomenon where neutral allele, ठीक है ना, not beneficial nor detrimental, increase in frequency due to its linkage with the beneficial allele which is undergoing positive selection. तो इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? वो बेनिफिशियल अलील से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो न्यूट्रल वाला है वो बेनिफिशियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, सपोज एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर हिच हाइकिंग इफेक्ट दिख रहा है, मतलब कि वहां पर जो पॉजिटिव अलील है, बेनिफिशियल अलील है, उसके साथ में एक न्यूट्रल अलील है
जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉटलनेक इफेक्ट हुआ, मेजर पॉपुलेशन की डेथ हो गई, बच गए कुछ स्मॉल पॉपुलेशन। अब स्मॉल पॉपुलेशन जो बच गई है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बॉटलनेक इफेक्ट विल हैव मिनिमल इफेक्ट, हिचहाइकिंग प्राइमरली डिपेंड ऑन सिलेक्शन प्रेशर। तो बॉटलनेक इफेक्ट के पास में मिनिमम इफेक्ट है, मिनिमम इफेक्ट होगा हिचहाइकिंग के ऊपर। दूसरा है जो रिड्यूस पॉपुलेशन साइज है वो स्ट्रेंथन करती है हिचहाइकिंग इफेक्ट को, पोटेंशियली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रल अलील फॉर द फिक्सेशन। ओके, सो न्यूट्रल अलील माइट बी लॉस्ट एंटायरली ड्यू टू द लिंकेज with the beneficial allele, weakening the hitchhiking effect. देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब देखो क्या होगा कि बॉटलनेक इफेक्ट है, यहां पर जो पॉपुलेशन साइज रिड्यूस्ड हुई है, ये अलील जो है वो बेनिफिशियल अलील के साथ में लिंक्ड है। अगर बेनिफिशियल अलील के साथ में लिंक्ड है ये, तो जो पॉपुलेशन बच गई है उस पॉपुलेशन के पास में बेनिफिशियल अलील प्रेजेंट होगा। दोनों ही तरीके के अलील होंगे, सारे ही अलील होंगे। वहां पर बेनिफिशियल अलील भी होगा मेन पॉपुलेशन का, एक ऐसा अलील भी होगा जो कि डेट्रीमेंटल है, काम का नहीं है, और न्यूट्रल अलील भी होगा। इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक दूसरा अलील जो कि न्यूट्रल है। ये दोनों आपस में साथ में जुड़े हुए हैं और इस बेनिफिशियल अलील का नेचुरल सिलेक्शन होगा। बेनिफिशियल अलील का नेचुरल सिलेक्शन होगा, वो काम का अलील है, इंपॉर्टेंट अलील है, डिफरेंशियल सर्वाइवल में काम आ रहा है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है वो अलील। तो वो अलील जब सेलेक्ट होगा, ये बेनिफिशियल वाला होगा, तो उसके साथ साथ में जो ये हिचहाइकिंग का मतलब पता है क्या होता है? जब अपने जा रहे होते हैं कहीं पर भी, है ना, सपोज आप रोड पे खड़े हो और गाड़ी है उसमें लिफ्ट लेते हैं, दैट इज हिचहाइकिंग। मतलब वो तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ में आप भी साथ में चले जाओ, दैट इज हिचहाइकिंग। अगर एक अलील सेलेक्ट हो रहा है, वो बेनिफिशियल अलील है, उस बेनिफिशियल अलील के साथ में आप बैठ गए तो आप भी तो सेलेक्ट हो जाओगे, जिस रास्ते वो जा रहा है उस रास्ते आप भी तो चले जाओगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन में दिया गया होता बेनिफिशियल ना होकर के डेट्रीमेंटल होगा, तो डेट्रीमेंटल अगर अलील होता, उसके साथ में अगर दूसरा अलील फिक्स होता, जुड़ा हुआ होता, हिचहाइकिंग कर रहा होता, तो वो डेट्रीमेंटल अलील इसको खत्म कर देता। ठीक है ना, तब आ जाता सी आंसर। आप लोगों ने जो सी आंसर किया, सी होता अगर वो डेट्रीमेंटल अलील के साथ में फिक्स होता तो। ठीक है ना, कोशिश करो बेटा समझने की, ऐसा कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जो समझना है आपके, बिल्कुल समझ आ जाएगा, थोड़ा कोशिश करो। Population bottlenecks and founder effect are both the example of genetic drift, but they differ in their origin. Which of the following statements best describe the key difference between the bottleneck event and the founder event? ये सही होना चाहिए सभी का। ठीक है, ऑप्शंस देखो। Bottleneck are gradual reduction in population size, whereas founder effect involves a sudden reduction. Bottlenecks typically involve a change in selection pressure, while founder effect does not. Bottleneck effect affect the entire population, while founder effect only impacts sub small group that migrates to a new location. Bottlenecks result in the loss of genetic diversity, whereas founder effect introduce a new genetic diversity. बताओ भाई। वेरी गुड, क्या बात है। सो बेसिकली बॉटलनेक इफेक्ट एंटायर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जबकि फाउंडर इफेक्ट ओनली स्मॉल सब ग्रुप को इफेक्ट करता है जो कि एक नई लोकेशन पर जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, चलो गुड, सो इंटेलिजेंट यू आर, सो स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्ले अ रोल इन स्पीशिएशन, पर्टिकुलरली इन एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, that is due to the geographical isolation. However, some models propose that the genetic drift alone might not be sufficient for speciation.
Why might genetic drift be considered an incomplete mechanism for the speciation in some cases? पहला ऑप्शन, genetic drift only affect dominant allele, not the recessive allele, limiting its ability to create distinct gene pool. Genetic drift can lead to fixation of alleles, but it cannot create new allele necessary for the reproductive isolation. Genetic drift requires strong selection pressure to act alongside for the speciation to occur. Genetic drift primarily affect quantitative trait, not qualitative trait relative for the population for the reproductive isolation. बताओ भाई क्या आंसर है? बी लगा रहे हो सभी? सबका बी आ रहा है? किसी का बी के अलावा कुछ और आ रहा है क्या? क्या है भाई बी में? बी में ऐसा क्या है? Genetic drift can lead to fixation of allele, but it cannot create new allele necessary for the reproductive isolation. मतलब यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में म्यूटेशन तो हमने जोड़ा ही नहीं, बिना म्यूटेशन के नए अलील बनेंगे कैसे? वेरी गुड, क्या बात है, सो इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट। हाँ तो बनेंगे ना। इनकम्प्लीट मैकेनिज्म, इनकम्प्लीट क्यों है? कैनॉट क्रिएट न्यू अलील। समझे बात को? इतनी सी बात है बस। व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इनकम्प्लीट क्यों है? मेंडलिज्म इनकम्प्लीट क्यों था? वेरिएशन नहीं बता पा रहा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट इनकम्प्लीट क्यों है? नए अलील्स की बात कहां की हमने? आज हमने कहीं पर भी बोला, मैंने कहीं बोला आपको कि नए अलील बन रहे हैं? नए अलील बनने की बात ही नहीं हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Genetic drift can have significant consequences for a long-term viability of small population. In the context of conservation biology, why might genetic drift be a particular concern for the endangered species with dwindling population sizes? Genetic drift can directly lead to the extinction of a species in a single generation. Reduced population size increases the chance of inbreeding depression, a condition where harmful recessive allele become more frequent and expressed. Genetic drift limits the ability of a population to adapt to changing environmental conditions. All of the above factors contribute to the vulnerability of endangered species with small population due to genetic drift. क्या बात, सो इंटेलिजेंट। इतने इंटेलिजेंट हो आप, वेरी गुड। आंसर इज डी। करेक्ट। सो a large population which is very sensitive to the population pressure is narrowly confined to an adaptive peak. A species broken up into small separate breeding population is much less responsive to the selection pressure. Its population will wander widely from their adaptive peak. अलग अलग जगह पर वेंडर करेगी, कुछ पेरिश करेगी, कुछ रिप्रोड्यूस करेगी, नंबर बढ़ाएगी, कुछ टू फाइंड अ वे टू न्यू एडेप्टिव पीक्स, कोई नई जगह पर माइग्रेशन करेगी। एज बिफोर जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, सो दिस इज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स वाइंड अप द लेक्चर। कल की क्लास में वी विल बी डीलिंग विद माइग्रेशन, म्यूटेशन। ठीक है, ऑल्सो कुछ और नए एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और आपके पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी नए क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड मिलते हैं कल 5 बजे। अभी आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। अभी 7 बजे आप सभी को वापस से ज्वाइन करना है नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिस सेशन में वी विल बी डीलिंग विद द प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बेसिकली आज के जो क्वेश्चंस है सारे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं। सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे, सारे पॉइंटर्स पे होंगे, थ्योरेटिकल होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आपको सीधा याद करना है, याद है तो आंसर कर सकते हो। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आज सभी क्वेश्चंस में ऐसे लेके आया हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे अभी 7 PM पे। एंड फिक्सेशन वाला क्वेश्चन बेटा फिक्स हो जाते हैं लील, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो सुधाकर, आप थोड़ा सा लेक्चर को पीछे जाएगा। एक मैंने ग्राफ बताया जिसमें 5 पॉपुलेशन को हमने कंपेयर किया था आफ्टर 30 जनरेशंस। तो 30 जनरेशन के बाद में आप रिजल्टेंट देखना कि अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से अलील फिक्स होती है। तो वहां पर मैंने डिटेल में बताया। तो यार प्लीज थोड़ा सा लेक्चर पीछे करेंगे तो आपको दिख जाएगा। किसी और को और कोई डाउट्स है तो बताइए प्लीज, इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स। बेटा कल वाले क्वेश्चंस करने का तो अभी समय नहीं है, कल करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मेरा 7 बजे अभी सेशन है प्रीति, ठीक है। तो अभी 7 बजे का सेशन है तो उसके बीच में आई नीड सम गैप, तो अभी तो टाइम नहीं मिलेगा, कल हम करते हैं। बताओ भाई, और कोई डाउट्स है तो। चलिए बताइए। चलो सभी बच्चे 7 बजे ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए गुड बाय एंड फिर से मिलते हैं कुछ देर में नए सेशन के अंदर जो कि बाग का सेशन है। चलिए बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और कवर करेंगे। जैसे जैसे आप इन लेक्चर्स को देखते रहोगे आपके एवोल्यूशन और क्लियर होता रहेगा। रेगुलर बेसिस पर थ्योरीज और ज्यादा क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा। जब ये सेशन कंप्लीट होंगे सारे एवोल्यूशन के, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, कितने सारे एस्पेक्ट्स एवोल्यूशन के। चलिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।